हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में देखेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। विषय है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2021 का पेपर सॉल्यूशन। पूर्णांक 50 नंबर का होता है। समय 2 घंटे का मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? विकल्प A है मैकाले ने, विकल्प B है विलियम बेंटिक ने, विकल्प सा है वारेन हेस्टिंग ने, विकल्प द है उपरोक्त कोई नहीं। राइट आंसर सा है वारेन हेस्टिंग ने। प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था। विकल्प A है 1880 में, विकल्प B है 1882 में, विकल्प सा है 1890 में, विकल्प द है 1892 में। राइट आंसर बा है 1892 में। 1892 में भारतीय शिक्षा का आयोग गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था। विकल्प A है 1901 ईस्वी में, विकल्प B है 1900 ईस्वी में, विकल्प सा है 1904 ईस्वी में, विकल्प द है 1910 ईस्वी में। राइट आंसर A है 1901 ईस्वी में। शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, स्कूल चलो अभियान अंग है। विकल्प A है साक्षरता का, विकल्प B है सर्व शिक्षा अभियान का, विकल्प सा है निरक्षरता का, विकल्प द है मुक्त विश्वविद्यालय का। राइट आंसर B है सर्व शिक्षा अभियान का। प्रश्न संख्या 5 है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। विकल्प A है प्राथमिक शिक्षा से, विकल्प B है माध्यमिक बालिका शिक्षा से, विकल्प सा है माध्यमिक शिक्षा से, विकल्प द है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। राइट आंसर द है माध्यमिक बालिका शिक्षा से। प्रश्न संख्या 6 है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया था। विकल्प A है यूनेस्को ने, विकल्प B है भारत सरकार ने, विकल्प सा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने, विकल्प द है उपयुक्त सभी ने। राइट आंसर सा है संयुक्त राष्ट्र संघ ने। प्रश्न संख्या 7 है, माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है। विकल्प A है छात्रों के नामांकन में वृद्धि करना, विकल्प B है छात्रों को विद्यालय में रोके रखना, विकल्प सा है छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना, विकल्प द है उपयुक्त सभी। राइट आंसर द है उपयुक्त सभी। दोपहर में जो भोजन दिया जाता है बच्चों को, उनका उद्देश्य यह है कि बच्चे जो है रुके, उनके नामांकन जो है संख्या में वृद्धि हो और ज़्यादा देर तक विद्यालय में रुके और छात्रों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित किए जाए। ये सभी उद्देश्य हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ था? विकल्प A है 1985, विकल्प B है 1889, विकल्प सा है 1900, विकल्प द है 1887। इसमें कोई विकल्प नहीं है दोस्तों। यहाँ पर जो द विकल्प है 1887, यहाँ पर जो है 1987 होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1987, जो यहाँ पर द विकल्प होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? विकल्प A है राधा कृष्णन आयोग, विकल्प B है मुदालियर आयोग, विकल्प सा है कोठारी आयोग, विकल्प द है उपयुक्त कोई नहीं। राइट आंसर सा है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, जिसे 1964 में गठित किया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? विकल्प A है 2000 ईस्वी में, विकल्प B है 2005 में, विकल्प सा है 2009 में, विकल्प द है 2014 में। राइट आंसर सा है 2009 में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्य चर्चा के पुनर्विकास एवं सम
प्रावधान है? विकल्प अ है 3 वर्ष, विकल्प ब है 10 वर्ष, विकल्प स है 8 वर्ष, विकल्प द है 5 वर्ष। राइट आंसर द है 5 वर्ष। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु तक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? विकल्प अ है अनुच्छेद 16, विकल्प ब है अनुच्छेद 21 का, विकल्प स है अनुच्छेद 10, विकल्प द है अनुच्छेद 25। राइट आंसर दोस्तों ब हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का। 21 के का में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए कहा गया है। प्रश्न संख्या 13 है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। विकल्प अ है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, विकल्प ब है अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, विकल्प स है जन शिक्षा हेतु, विकल्प द है छात्रों की शिक्षा हेतु। राइट आंसर अ है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू की गई थी। यह जो है उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाती थी। उच्च वर्ग जो है अपने से निम्न वर्गों को शिक्षा देते थे। इन्हीं को जो है शिक्षा में छनाई का सिद्धांत कहते हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया है? विकल्प अ है विश्व बैंक, विकल्प ब है रिजर्व बैंक, विकल्प स है स्टेट बैंक, विकल्प द है उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर अ है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, ह्रास की समस्या से आशय है। विकल्प अ है कक्षा में अनियमित उपस्थिति, विकल्प ब है छात्रों का अनुत्तीर्ण होना, विकल्प स है बच्चों का पढ़ने में मन न लगना, विकल्प द है छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। राइट आंसर द है छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाना। इन्हीं को कहते हैं ह्रास की समस्या। अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 है, निस्यंदन सिद्धांत से क्या आशय है? उत्तर है निस्यंदन सिद्धांत का आशय है कि शिक्षा में ज्ञान का संचार और प्रसार निरंतर चलता रहता है, जिससे समाज में विकास और प्रगति होती है। प्रश्न संख्या 17 है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर है कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करना और उसे सुधारने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना था। प्रश्न संख्या 18 है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? उत्तर है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का आशय है कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। प्रश्न संख्या 19 है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है डीपीईपी परियोजना के दो मुख्य कार्य, पहला है भौतिक एवं अकादमिक क्षेत्रों में क्षमता संवर्धन करना, प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, और दूसरा है विद्यालयों में बच्चों का ठहराव बढ़ाना तथा उनके ह्रास अवरोधन में कमी लाना। प्रश्न संख्या 20 है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का उद्देश्य बाल श्रम को समाप्त करना और बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। प्रश्न संख्या 21 है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? उत्तर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद भारतीय संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के बीच भिन्नताओं और सामंजस्य पर आधारित बहस है। प्रश्न संख्या 22 है, बीईपी क्या है? उत्तर है शैक्षिक शिक्षा परियोजना। बीईपी 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। यह परियोजना प्रदेश में बेसिक शिक्षा की सुव्यवस्था हेतु संचालित की गई। इस परियोजना के अंतर्गत बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण पर मुख्य रूप से महत्व दिया गया। सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में बच्चों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि करना तथा उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य था। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 है, पी मोस्ट कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर है एनसीईआरटी नई दिल्ली वर्ष 1986 से यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न संख्या 24 है, बोर्ड के घोषणा पत्र का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, बोर्ड के घोषणा पत्र ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया और आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। प्रश्न संख्या 25 है, जनशाला कार्यक्रम क्या है? उत्तर है, जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाना और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना है। प्रश्न संख्या 26 है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? उत्तर है, न्यूनतम अधिगम स्तर से तात्पर्य है कि छात्रों को न्यूनतम आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो जिससे वे आगे की शिक्षा में सफल हो सकें। प्रश्न संख्या 27 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंग कौन कौन से हैं? उत्तर है, बेसिक शिक्षा परियोजना के अंगों में पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षक प्रशिक्षण शामिल है। प्रश्न संख्या 28 है, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? उत्तर है, ब्रिज कोर्स का आशय है कि छात्रों को एक स्तर से दूसरे स्तर पर संक्रमण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। प्रश्न संख्या 29 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में छात्रों के प्रति क्या दृष्टिकोण है? उत्तर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या छात्रों को केंद्र में रखकर उनकी आवश्यकताओं, रुचियों, विकासात्मक स्तर के अनुसार तैयार की जाती है। प्रश्न संख्या 30 है, नई शिक्षा नीति के दोष बताइए। उत्तर है, नई शिक्षा नीति की कुछ आलोचनाएं हैं जैसे कि संसाधनों की कमी, प्रभावी क्रियान्वयन की चुनौतियां और कुछ प्रावधानों की अस्पष्टता। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 31 है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उत्तर है, शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देना। डाइट का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षकों को प्रशिक्षित करना है ताकि वे बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट है, नई पाठ्यक्रम और शिक्षा विधियों का विकास। डाइट शिक्षा के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम तैयार करने और आधुनिक शिक्षा विधियों को विकसित करने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है, शैक्षिक शोध और नवाचार को बढ़ावा देना। यह संस्थान शैक्षिक शोध कार्य करता है और शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। चौथा पॉइंट है, सामुदायिक शिक्षा और बच्चों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहित करना। डाइट सामुदायिक शिक्षा को बढ़ावा देना है और बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाता है। आगे देखते हैं, पांचवा पॉइंट है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा नीतियों को लागू करना। डाइट सरकारी स्कूलों में शिक्षा नीतियों को लागू करने में मदद करता है जिससे बच्चों को बेहतर शैक्षिक अवसर मिल सके। प्रश्न संख्या 32 है, सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु भारत सरकार के प्रयास बताइए। उत्तर है, भारत सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने के लिए कई प्रयास किए। स्कूलों की स्थापना की है, सभी बच्चों के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाई गई, खासकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में। दूसरा पॉइंट है, मुफ्त शिक्षा। सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की है। और अगला पॉइंट है, शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया ताकि वे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकें। डाइट पर अब भी जो है टीचरों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, माध्याह्न भोजन योजना। बच्चों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए माध्याह्न भोजन योजना लागू की गई। अगला पॉइंट है, शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना। बच्चों को मुफ्त किताबें, बैग, अन्य शैक्षिक सामग्री दी गई। प्रश्न संख्या 33 है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए क्या सुझाव दिए। उत्तर है, लॉर्ड कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए।
सरकारी खर्च बढ़ाना। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के लिए सरकारी खर्च को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। कर्जन ने प्राथमिक शिक्षा के लिए और अधिक प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का सुझाव दिए। स्कूलों में सुधार। उन्होंने सरकारी स्कूलों की स्थितियों में सुधार करने की आवश्यकता बताई ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम सुधार। प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए कर्जन ने नई नीतियों की सिफारिश की। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा में शिक्षक की क्या भूमिका है? उत्तर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला हेडिंग है, ज्ञान का प्रसार। शिक्षक छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करते हैं। अगला पॉइंट है, समर्थन और मार्गदर्शन। शिक्षक बच्चों को मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करते हैं, उनके सवालों का उत्तर देते हैं और उन्हें चुनौतीपूर्ण विषयों में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है, शिक्षण विधियों का चयन। शिक्षक छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन करते हैं। आगे देखते हैं। सकारात्मक वातावरण बनाना। शिक्षक कक्षा में सकारात्मक और प्रेरक वातावरण बनाते हैं जिससे छात्रों में आत्मविश्वास और उत्साह पैदा होता है। प्रश्न संख्या 35 है, ECCE का क्या उद्देश्य है? उत्तर है, ECCE ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का उद्देश्य है। पहला हेडिंग है, प्रारंभिक शिक्षा। बच्चों के प्रारंभिक वर्ष 0 से 6 वर्ष में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना। समग्र विकास। ECCE बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करता है जिसमें उनकी भाषा, सोचने की क्षमता और सामाजिक कौशल शामिल हैं। शिक्षा का आधार बनाना। बच्चों के लिए एक मजबूत शैक्षिक आधार तैयार करना ताकि वे भविष्य में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। स्वास्थ्य और पोषण। ECCE बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की दिशा में भी कार्य करता है ताकि वे शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। उत्तर है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला है, शिक्षकों की कमी। अधिकांश ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षकों की कमी होती है जिससे बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। अब तो दोस्तों जो है स्कूल ही बंद हो रहे हैं। ठीक है, एक समस्या ये भी है कि स्कूल ही बंद कर दिए जा रहे हैं। और दूसरा है भ्रष्टाचार। अगला हेडिंग है, भ्रष्टाचार। शिक्षा में भ्रष्टाचार की समस्या भी है जिसमें पाठ्य सामग्री और अन्य संसाधनों का सही तरीकों से विवरण नहीं होता। कम सुविधाएं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव होता है जैसे पर्याप्त क्लासरूम, शौचालय, पानी की सुविधा आदि। शैक्षिक असमानता। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के स्तर में बड़ा अंतर है जिससे शिक्षा में असमानता बनी रहती है। आर्थिक और सामाजिक बाधाएं। कई बच्चे आर्थिक कारणों से स्कूल नहीं जा पाते और कुछ क्षेत्रों में सामाजिक रुकावटें भी है जो बालिका शिक्षा को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या 37 है, यशपाल समिति ने बिना बोझ के शिक्षा हेतु क्या सुझाव दिए हैं? उत्तर है, यशपाल समिति ने अपनी शिक्षा लर्निंग विदाउट बर्डन में शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। समिति ने बच्चों के लिए पाठ्यक्रम को सरल और सृजनात्मक बनाने की सिफारिशें की ताकि बच्चों को सीखने में कठिनाई न हो। उन्होंने रट्टा प्रणाली की जगह समझ आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके अलावा बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने की बात की गई ताकि वे सीखने की प्रक्रिया का आनंद ले सकें। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि शिक्षा के माहौल को ऐसा बनाना चाहिए जिसमें बच्चे उत्साहित होकर सीख सकें और उनकी जिज्ञासा को भी बढ़ावा मिले। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है,
एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर है एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का मुख्य कार्य है। पहला है पाठ्यक्रम तैयार करना। एनसीईआरटी भारत में शैक्षिक पाठ्यक्रम तैयार करता है जिसे देश भर में स्कूलों में लागू किया जाता है। अगला हेडिंग है शिक्षक शिक्षा। यह शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है ताकि वे शैक्षिक प्रक्रिया में सुधार कर सकें। अगला हेडिंग है शैक्षिक अनुसंधान। एनसीईआरटी शैक्षिक अनुसंधान करता है और कई नीतियों और सुविधाओं को विकसित करता है। अगला हेडिंग है शिक्षा सामग्री का विकास। एनसीईआरटी शैक्षिक सामग्री जैसे पाठ्य पुस्तकें और अध्ययन सामग्री तैयार करता है जो बच्चों के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 39 है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से क्या अभिप्राय है? उत्तर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड एक सरकारी योजना थी जिसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति करता था। पहला हेडिंग है शिक्षण संसाधन। इस योजना के तहत स्कूलों में ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर और शैक्षिक सामग्री की आपूर्ति की गई। दूसरा हेडिंग है शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। स्कूलों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई ताकि प्रत्येक कक्षा में शिक्षक उपलब्ध हो सकें। सुविधाएं उपलब्ध कराना। यह योजना स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई थी ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके। प्रश्न संख्या 40 है शिक्षक शिक्षा हेतु एनसीएफटीई 2009 के मुख्य सुझावों पर प्रकाश डालें। उत्तर है एनसीएफटीई 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें शिक्षकों के प्रशिक्षण को व्यवहारिक और छात्र केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। इसके तहत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। एनसीएफ 2009 ने शिक्षा में पाठ्यक्रम को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने की सिफारिश की। साथ ही इसमें शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी का समावेश और अस्थायी और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम का विकास करने की बात की गई। इस रिपोर्ट के तहत शिक्षा को समग्र दृष्टिकोण से देखा गया जिसमें छात्रों के मानसिक, सामाजिक और शारीरिक विकास को महत्व दिया गया। दोस्तों, ये थे प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।